नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्राचीन इतिहास जानने के संसाधनों की अगर बात करते हैं, तो ये टॉपिक एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास जानने के संसाधनों में अपनी पिछली क्लासों में क्या-क्या पढ़ा है, इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरुआती दौर में हम लोगों ने ये जाना कि प्राचीन इतिहास जानने के जो संसाधन है, वो संसाधन कौन-कौन से हैं। ठीक है, तो एक इसका पार्ट बनता है पुरातात्विक संसाधन का और दूसरा इसका पार्ट बनता है साहित्यिक संसाधन का। पुरातात्विक संसाधन के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। इसके संबंध में हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में चर्चा कर ली है। साहित्यिक संसाधन के अंतर्गत जो है ये सभी चीजें आती हैं और इन सभी चीजों के संबंध में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने प्राचीन इतिहास जानने के जो पुरातात्विक संसाधन है, उन संसाधनों में सबसे पहले सिक्कों का चैप्टर जो है कंप्लीट किया है और उसके बाद जो है हम लोग दूसरा चैप्टर अभिलेख वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभिलेखों की अगर हम बात करते हैं, तो ये एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसीलिए अभिलेखों को हम लोग दो वीडियो या दो पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका एक पार्ट जो है हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है। आज हम लोग जो है अभिलेख का भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक है, अभिलेख का हम लोग कौन सा भाग पढ़ेंगे? तो भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अभिलेख को। ठीक है, तो अभिलेखों की अगर हम बात करते हैं, तो थोड़ा सा हम बता दें कि हम लोगों ने पहले वीडियो के अंतर्गत जो है अभिलेख की कुछ बेसिक बातों को जाना। जैसे अभिलेखों की अगर हम बात करते हैं, तो विश्व में सबसे पहला अभिलेख कहाँ से मिला? ओगजकोई नामक स्थान से, मध्य एशिया माइनर से। ठीक है, और उस अभिलेख में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आती हैं, उन सभी चीजों को जाना। फिर उसके बाद भारत में अभिलेख लिखवाने की प्रथा, ठीक है, वो किसके द्वारा प्रारंभ की गई, या भारत के प्राचीन अभिलेख कौन-कौन से हैं, या भारत के शुरुआती दौर के जो अभिलेख हैं वो कौन-कौन से हैं। अभिलेख भारत में किन-किन चीजों पर लिखे मिलते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ी। तो इस वीडियो के अंतर्गत जो है हम भारत के महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके संबंध में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको जानेंगे। ठीक है, तो अभिलेखों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली चीज आएगी महत्वपूर्ण अभिलेख। ठीक है, महत्वपूर्ण अभिलेख। ठीक है, महत्वपूर्ण अभिलेख की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो अभिलेख आएगा वो कौन सा आएगा? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो जैसे ये हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, इसको क्या हम बोलेंगे? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख की अगर हम बात करते हैं, तो ये जूनागढ़ अभिलेख जो है वो किस स्थान से प्राप्त होता है? तो इसमें सबसे पहली चीज आएगी कि अभिलेख का स्थान। ठीक है, तो ये अभिलेख जो है किस स्थान से प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे स्थान का नाम है जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ जो है कहाँ पर पड़ेगा? तो याद रखेंगे सौराष्ट्र प्रांत। और सौराष्ट्र प्रांत कहाँ पर पड़ेगा? गुजरात में। ठीक है, तो ये जूनागढ़ अभिलेख जो है वो कहाँ से मिलता है? जूनागढ़ नामक स्थान से मिलता है। और ये स्थान कहाँ पर पड़ता है?
तो गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है इसके खोजकर्ता। ठीक है, खोजकर्ता। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख के खोजकर्ता कौन है या इस अभिलेख को किसने खोज के निकाला, तो ध्यान रखेंगे नाम किसका, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है 1838 ईस्वी में इसकी खोज की गई। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा कब खोज की गई, 1838 ईस्वी में इसकी खोज की गई। ठीक है, तो ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा इस जूनागढ़ अभिलेख का। इसके अलावा जो है तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसकी भाषा। ठीक है, भाषा की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे इसकी भाषा कैसी है, तो संस्कृत। ठीक है, संस्कृत भाषा है। ठीक है, संस्कृत भाषा की अगर बात करते हैं तो संस्कृत भाषा की चंपू काव्य शैली। ठीक है दोस्तों, ये अभिलेख जो है संस्कृत भाषा की चंपू काव्य शैली पर लिखा गया है। चंपू काव्य शैली को अगर देखेंगे तो ये जो चंपू काव्य शैली है इसमें पद्य और गद्य का मिश्रण नजर आएगा। ठीक है, चंपू काव्य शैली में मतलब संस्कृत की जो चंपू काव्य शैली है इसमें पद्य और गद्य दोनों का मिश्रण नजर आता है। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है दोस्तों, यहीं से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत का वह कौन सा पहला अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा है। तो ध्यान रखेंगे इसमें चौथी इंपॉर्टेंट बात कि संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख कौन सा है, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो है यहां से प्रश्न बन जाता है कि जूनागढ़ अभिलेख जो है वो किस शासक का है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर शासक का नाम आएगा रुद्र दामन। ठीक है दोस्तों, रुद्रदामन की अगर बात करते हैं तो रुद्रदामन का संबंध किस वंश से था, तो ध्यान रखेंगे रुद्रदामन का वंश है कार्दमक वंश। ठीक है, कार्दमक वंश में अगर देखेंगे तो ये शक शासक रहेगा, शक शासक। ठीक है दोस्तों, मौर्योत्तर काल की अगर बात करते हैं तो मौर्योत्तर काल के दौरान ठीक है भारत पर कुछ वैदेशिक आक्रमण होते हैं, जैसे हिंद यूनानियों का आक्रमण इंडिया पर हुआ, इसके बाद शक आक्रमण होता है, इसके बाद पार्थियन या पहलो आक्रमण होता है और फिर उसके बाद कुषाणों का आक्रमण होता है, जिसमें दूसरा जो आक्रमण है शक आक्रमण, और शकों ने भारत पर आक्रमण करके विभिन्न क्षेत्रों में अपना विस्तार किया था। तो ये जो कार्दमक वंश था ये उज्जैन का वंश था, यानी कि शकों ने उज्जैन में कार्दमक वंश की स्थापना की और उसी कार्दमक वंश का शासक था रुद्रदामन, जिसके द्वारा जूनागढ़ अभिलेख खुदवाया गया। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है जूनागढ़ अभिलेख की अगर बात करेंगे तो इसमें और क्या इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है, उल्लेख। ठीक है, इसमें उल्लेख किन किन बातों का मिलता है। ठीक है, तो जैसे याद रखेंगे जूनागढ़ अभिलेख में स्वयंवर प्रथा, स्वयंवर प्रथा। ठीक है, दूसरा
विष्टि, विष्टि मतलब बेगार, ठीक है। तीसरा, 6 प्रकार के कर, ठीक है, इसका उल्लेख। इसके अलावा सुदर्शन झील, है ना। तो जूनागढ़ अभिलेख में अगर देखेंगे तो स्वयंवर प्रथा का पहली बार जिक्र मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वयंवर प्रथा का उल्लेख करने वाला पहला अभिलेख कौन सा है, ठीक है। या इसके अलावा अगर देखेंगे विष्ट या बेगार, ये क्या था, ये भी एक प्रकार का टैक्स होता था, ठीक है। ये आगे जब हम लोग मौर्य काल को पढ़ेंगे या मौर्योत्तर काल को पढ़ेंगे तो वहां पर ये आएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है 6 प्रकार के करों के संबंध में जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट सुदर्शन झील है। सुदर्शन झील की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सुदर्शन झील का निर्माण, ठीक है, ये जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। तो उत्तर भारत में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है, सिंचाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए एक झील का निर्माण करवाया गया, सुदर्शन झील का, ठीक है। और इसी झील को जो है आगे चल करके संरक्षण किसने दिया, तो सम्राट अशोक ने दिया, ठीक है। अशोक के बाद इसी झील को संरक्षण किसने दिया, तो रुद्रदामन ने दिया, रुद्रदामन ने दिया। आगे चल करके इसी को संरक्षण किसने दिया, स्कंद गुप्त ने दिया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का शासक था, अशोक भी मौर्य वंश का शासक था, रुद्रदामन कार्दमक वंश का शासक था और स्कंद गुप्त गुप्त वंश का शासक था, ठीक है। तो सुदर्शन जी उल्लेख मिलता, इसके साथ ही साथ जो है इस पर यह भी ध्यान रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का अंकन या अशोक के नाम का अंकन या रुद्रदामन के नाम का अंकन या इसके अलावा स्कंद गुप्त के नाम का अंकन भी इस अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि चीजें जो है वो बेहतर ढंग से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए, ठीक है। दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे जूनागढ़ अभिलेख जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत से प्राप्त होता है, ठीक है। कहाँ से प्राप्त होता है, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत से प्राप्त होता है। जूनागढ़ अभिलेख के खोजकर्ता कौन है, तो ध्यान रखेंगे जेम्स प्रिंसेप है। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जूनागढ़ अभिलेख कब खोजा गया, तो 1838 ईस्वी में खोजा गया। फिर उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख की भाषा क्या है, तो याद रखेंगे संस्कृत भाषा है। इसके अलावा संस्कृत भाषा की किस शैली पर लिखा गया है, तो याद रखेंगे चंपू काव्य शैली पर ये लिखा गया है। चंपू काव्य शैली का मतलब पद्य और गद्य का मिश्रण, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का पहला अभिलेख कौन सा माना जाता है, तो जूनागढ़ अभिलेख माना जाता है। जूनागढ़ अभिलेख को किस शासक के द्वारा खुदवाया गया, तो शासक का नाम याद रखेंगे रुद्रदामन। रुद्रदामन किस वंश का था, तो कार्दमक वंश का था। इसके अतिरिक्त इस पर उल्लेख किन किन चीजों का मिलता है, तो जैसे स्वयंवर प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा विष्ट या बेगार के संबंध में जानकारी मिलती है। इसके अलावा 6 प्रकार के करों के संबंध में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त इससे सुदर्शन झील के संबंध में भी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। सुदर्शन झील की अगर हम बात करते हैं तो इसका निर्माण सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। फिर ये झील जो है जब धीरे धीरे करके जर्जर हो गई, ठीक है, तब उसको संरक्षण किसने प्रदान किया, अशोक ने प्रदान किया। फिर उसके बाद आगे चल करके इसको रुद्रदामन और आगे चल करके इसको स्कंद गुप्त के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया।
तो ये जो जूनागढ़ अभिलेख है, इससे इतने इंपॉर्टेंट तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते। इसके बाद जो है हम लोगों का नेक्स्ट अभिलेख जो होगा, कौन सा होगा? तो इस अभिलेख का नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख के अलावा अगर देखेंगे, हाथी गुम्फा अभिलेख भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी अक्सर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख की अगर हम बात करते हैं, तो ये अभिलेख जो है कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, तो सबसे पहली चीज इसमें क्या आएगी? स्थान। ठीक है, इसका जो स्थान हो। ठीक है, स्थान की अगर बात करेंगे तो स्थान यहाँ पर हो जाएगा हाथी गुम्फा। ठीक है, हाथी गुम्फा या हाथी गुफा, हाथी गुम्फा या हाथी गुफा जो है वो कहाँ पर है? तो याद रखेंगे, कलिंग में। कहाँ पर? कलिंग। कलिंग यानी कि उड़ीसा। ठीक है, तो ये जो जूनागढ़ है अभिलेख है, सॉरी, ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसका प्राप्त स्थान क्या हो जाएगा? हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा कहाँ पर पड़ेगा? कलिंग में पड़ेगा। इसके अलावा जो है दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कि इस अभिलेख के खोजकर्ता, ठीक है, इस अभिलेख के खोजकर्ता कौन है? ठीक है, तो अभिलेख के खोजकर्ता की अगर बात करेंगे, तो खोजकर्ता है स्टर्लिंग। ठीक है, स्टर्लिंग। स्टर्लिंग के द्वारा जो है इसको कब खोजा गया? तो 1825 ईस्वी में। ठीक है ना? फिर उसके बाद जो है तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो अभिलेख है किस शासक के द्वारा खुदवाया गया? तो शासक का नाम यहाँ पर याद रखेंगे, खारवेल। ठीक है, शासक का नाम क्या है? खारवेल। और खारवेल जो है किस वंश का शासक था? तो इसके वंश को ध्यान रखेंगे, इसका वंश था चेदी वंश। चेदी वंश। ठीक है, चेदी वंश कहाँ पर था? तो कलिंग में था। ठीक है, यानी कि कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा, ठीक है, कलिंग में हाथी गुम्फा नामक स्थान पर एक अभिलेख खुदवाया। ठीक है, और उसी अभिलेख को हाथी गुम्फा अभिलेख कहा गया है। ठीक है, फिर इसके साथ ही साथ अगर देखेंगे, तो इसमें ध्यान रखेंगे इसकी भाषा। ठीक है, तो इसकी जो भाषा है वो क्या है? ठीक है, तो भाषा की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी भाषा जो है क्या रहेगी? ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी। ठीक है, तो ब्राह्मी इसकी लिपि हो जाएगी, और भाषा इसकी जो है वो प्राकृत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे कि ब्राह्मी लिपि के संबंध में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया प्रथम अभिलेख। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया पहला अभिलेख जो है वो कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे उस अभिलेख का क्या नाम है? तो पिपरहवा अभिलेख। ठीक है, अभिलेख का नाम क्या है? पिपरहवा अभिलेख।
ठीक है। पिपरहवा अभिलेख की अगर हम बात करते हैं तो ये अभिलेख जो है किसके द्वारा खुदवाया गया, तो याद रखेंगे बुद्ध के मृत्यु के बाद शाक्यों द्वारा। ठीक है। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद शाक्यों के द्वारा एक अभिलेख खुदवाया गया। मतलब इसका संबंध महात्मा बुद्ध से है। महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म से है। तो पिपरवाह अभिलेख जो है वो भारत के प्राचीन अभिलेखों में से एक है। फिर इसके अलावा जो है इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें उल्लेख, ठीक है, इसमें उल्लेख किन किन चीजों का मिलता है। ठीक है। तो उल्लेख की अगर बात करते हैं तो इसमें ध्यान रखेंगे कि क्या क्या मिलता है। महाराजा की उपाधि। ठीक है। तो इस अभिलेख में महाराजा की उपाधि मिलती है। इसके साथ ही साथ अगर देखेंगे तो नंद राजाओं के संबंध में जानकारी। ठीक है। नंद राजाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त होती। इसके अतिरिक्त अगर देखेंगे नहर निर्माण का साक्ष्य, है ना। तो नहरों के संबंध में, ठीक है, जानकारी सबसे पहली बार इस हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलती। इसके अतिरिक्त जो है उल्लेख की अगर हम बात करेंगे तो इसमें और क्या क्या मिलता है तो याद रखेंगे बिना तिथि वाला अभिलेख। ठीक है। तो ये एक बिना तिथि वाला लेख है। इस पर किसी भी प्रकार की कोई भी डेट मेंशन नहीं मिलती। ठीक है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो जैन मूर्ति पूजा के संबंध में भी साक्ष्य मिलता है। ठीक है। तो एक बार रिकॉल करते हैं फिर से। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? कलिंग उड़ीसा से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख के खोजकर्ता कौन है? तो याद रखेंगे स्टर्लिन है इसके खोजकर्ता। ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है किस शासक के द्वारा खुदवाया गया? तो कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा खुदवाया गया। कलिंग में किस वंश का राजा था? तो कलिंग में चेदी वंश का राजा था। इसके अलावा इसकी भाषा क्या है? तो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में जो है इसको लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया भारत का पहला अभिलेख जो है वो कौन सा माना जाता है? पिपरहवा अभिलेख माना जाता है। ये महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद शाक्यों के द्वारा अभिलेख खुदवाया गया था। इसके अलावा इसमें प्रमुख उल्लेख की अगर हम बात करते हैं तो इसमें महाराजा की उपाधि मिल जाती है। ठीक है। इसके अलावा नंद राजाओं के संबंध में जो है कुछ जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। इसके अलावा इसमें जो है नहर निर्माण के संबंध में जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी डेट या कोई भी तिथि अंकित नहीं है। इसके अतिरिक्त जो है जैन मूर्ति पूजा के संबंध में भी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो वास्तव में क्या है? एक प्रशस्ति के रूप में है। ठीक है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख देखेंगे तो ध्यान रखेंगे ये भारत की सबसे प्राचीन प्रशस्ति मानी जाती है। ठीक है ना। और प्रशस्ति की अगर हम बात करते हैं, ठीक है,
तो प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से राजा के द्वारा दी गई राजाज्ञाएं। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। फिर उसके बाद जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो तीसरा अभिलेख जो आएगा वो कौन सा आएगा? ये अभिलेख रहेगा पेशनगर का गरुड़ स्तंभ लेख। ठीक है, ये जो बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख है, ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका जो स्थान रहेगा, ध्यान रखेंगे, स्थान है इसका जो है विदिशा। ठीक है, विदिशा यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में विदिशा नामक स्थान से एक अभिलेख प्राप्त होता है, उसी को पेशनगर का गरुड़ स्तंभ लेख कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसके खोजकर्ता। ठीक है, इसके खोजकर्ता। ठीक है, तो खोजकर्ता कौन है? तो ध्यान रखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इस अभिलेख को किसने खोजा है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने कब खोजा है? तो 1837 ईस्वी में इसकी खोज की। ठीक है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट तथ्य कि यह अभिलेख है किसका? तो याद रखेंगे यह हेलियोडोरस का अभिलेख। ठीक है, हेलियोडोरस की अगर हम बात करेंगे तो हेलियोडोरस था कौन? ठीक है, ये जो हेलियोडोरस है, ये जो हेलियोडोरस है था कौन? तो याद रखेंगे तक्षशिला के हिंद यूनानी शासक एंटियाल कीट्स का दूत था, है ना दोस्तों? तक्षशिला का जो हिंद यवन शासक एंटियाल कीट्स था, इसके द्वारा जो है एक दूत भेजा गया था, उसका नाम है हेलियोडोरस। दूत को कहां पर भेजा गया था? मौर्योत्तर काल में शुंग वंश में एक शासक होता है भागभद्र। ठीक है, जो शुंग वंश का 9वें नंबर का शासक था। ठीक है, तो शुंग वंश के 9वें शासक के शासनकाल में तक्षशिला के यवन शासक, ठीक है, एंटियाल किड्स के द्वारा एक दूत भेजा गया। कहां पर? विदिशा पे। ठीक है, उसका नाम क्या रहेगा? हेलियोडोरस। ठीक है, और इसी के द्वारा जो है एक स्तंभ खुदवाया गया और उसी स्तंभ को गरुड़ स्तंभ लेख कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य और क्या आएगा कि यह वैष्णव धर्म के संबंध में जानकारी देने वाला जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख माना जाता है। ठीक है ना? तो इस अभिलेख से जो है इस चीज की जानकारी हमको मिल जाती है कि जो ये हिंद यूनानी शासक या विदेशी शासक है, इनका भारतीय धर्म की तरफ जो है
झुकाव काफी था। ठीक है, तो एक बार फिर से कर लेते हैं। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? विदिशा से प्राप्त होता है। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख किसने खोजा है? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा खोजा गया है। और ये अभिलेख किसके द्वारा खुदवाया गया? तो हेलियोडोरस के द्वारा खुदवाया गया। हेलियोडोरस था कौन? तक्षशिला के हिंद यवन शासक एंडियाल किट्स का एक दूत था, जो शुंग वंश के नवे शासक भागभद्र के समय में भारत आता है। ठीक है, सॉरी, हिंद यवन शासक एंटियाल किट्स के समय में, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के बाद नवे शासक के समय में जो है ये आता है। ठीक है, फिर उसके बाद यह वैष्णव धर्म के संबंध में जानकारी देने वाला पहला अभिलेख माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है एक अगला अभिलेख आएगा बादामी का लेख। ठीक है, कौन सा? बादामी का अभिलेख। ठीक है, बादामी अभिलेख की अगर हम बात करते हैं तो ये जो बादामी अभिलेख है कहाँ से प्राप्त होता है? इसका स्थान। ठीक है, तो इसका स्थान रहेगा बादामी। और बादामी स्थान कहाँ पर पड़ेगा? तो याद रखेंगे, कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक में बादामी नामक स्थान से जो अभिलेख प्राप्त होता है उसी अभिलेख को बादामी का अभिलेख कहा जाता है। इसकी अगर हम भाषा की बात करेंगे तो इसकी भाषा कैसी रहेगी? तो ध्यान रखेंगे, कन्नड़। कन्नड़ भाषा। ठीक है, और कन्नड़ भाषा की अगर बात करेंगे तो इसमें ध्यान रखेंगे कि कन्नड़ भाषा का प्रथम अभिलेख है ना, यानी कि इस भाषा का प्रथम अभिलेख है ना, भारत में कन्नड़ भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख कौन सा है? बादामी का अभिलेख। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये किस शासक का है? ठीक है, तो शासक का नाम यहाँ पर याद रखेंगे, पुलकेशियन। पुलकेशियन प्रथम। ठीक है, पुलकेशियन प्रथम की अगर बात करेंगे तो पुलकेशियन प्रथम किस वंश का था? तो याद रखना, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश। ठीक है, और इस अभिलेख से जानकारी की अगर हम बात करते हैं तो जानकारी क्या मिलती है? तो ध्यान रखेंगे, अश्वमेघ यज्ञ है ना, पुलकेशियन द्वितीय, सॉरी, पुलकेशियन प्रथम के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किया गया, इस संबंध में जानकारी बादामी अभिलेख से मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट आते हैं अयोध्या लेख। ठीक है, अयोध्या लेख की अगर हम बात करेंगे तो ये किस स्थान से प्राप्त होता है? तो स्थान का नाम यहाँ पर हो जाएगा अयोध्या। ठीक है, और अयोध्या कहाँ पर पड़ेगा? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अयोध्या का अभिलेख जो है, ठीक है, वो किस शासक का है? तो यहाँ पर शासक का नाम याद रखेंगे, क्या रहेगा? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग किस वंश का था? शुंग वंश। ठीक है, तो ये जो पुष्यमित्र शुंग है इसी का एक होता है राज्यपाल, है ना, इसका है क्या? एक राज्यपाल। ठीक है, और राज्यपाल का नाम क्या है? धनदेव। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो अयोध्या का जो लेख है ये वास्तव में अगर देखा जाए
तो पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल धनदेव के द्वारा खुदवाया गया है। ठीक है, लेकिन इसका अगर हम संबंध की बात करते हैं कि इस अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो पुष्यमित्र शुंग से है। ठीक है, फिर इसमें जानकारी की अगर बात करते हैं तो जानकारी क्या मिलती है, अश्वमेघ यज्ञ, है ना। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ के संबंध में जानकारी पीछे जैसे अभी हम लोगों ने जाना बादामी लेख से प्राप्त हो जाती है, या इसके अलावा अगर देखेंगे तो अयोध्या लेख से भी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि ये जो बादामी का अभिलेख है इसमें अश्वमेध यज्ञ के संबंध में जो जानकारी दी गई है, और यहाँ पर अयोध्या के लेख में जो जानकारी दी गई है अश्वमेध के संबंध में, दोनों में अंतर है। यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग में ध्यान रखना है कि भारत का प्रथम शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया। ठीक है, ये भारत का पहला शासक है जिसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया, और इसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ जो किए गए हैं उनकी संख्या कितनी है, 2। ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ अभिलेख आते हैं और उन अभिलेखों के संबंध में, ठीक है, सीधे यही प्रश्न पूछा जाता है कि वो अभिलेख किस शासक के द्वारा खुदवाया गया है ना। तो वैसे कुछ अभिलेखों को देख लेते हैं, जैसे एक आ जाएगा महरौली स्तंभ लेख। ठीक है, ये जो महरौली स्तंभ लेख है ये किस शासक का है, तो याद रखेंगे शासक का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, ये जो महरौली स्तंभ लेख है इसमें ध्यान रखेंगे इसके अन्य नाम। ठीक है ना। इसी महरौली स्तंभ लेख को अगर देखेंगे तो जंग रहित अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या इसके अलावा जो है इसको लौह स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो अभिलेख है ये लोहे का स्तंभ है। ठीक है, और इस लोहे के स्तंभ पर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा कुछ लेख खुदवाए गए। ठीक है, जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो एक है रब तक अभिलेख। ठीक है, ये जो रब तक अभिलेख है इसमें ध्यान रखना है कि ये किस शासक का है, तो कनिष्क का। ठीक है, रब तक अभिलेख जो है किस शासक का है, कनिष्क का। कनिष्क जो है किस वंश का शासक था, तो कुषाण वंश का। कुषाण वंश का। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर देखते हैं तो अन्य बहुत सारे अभिलेख हैं, जैसे मंदसौर अभिलेख। ठीक है, मंदसौर अभिलेख। ठीक है, मंदसौर अभिलेख की अगर बात करेंगे तो ये अभिलेख जो है किस शासक का है, तो याद रखेंगे यशोवर्मन। ठीक है, यशोवर्मन कहाँ का शासक था, तो मालवा का शासक था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं।
कुछ अन्य अभिलेखों को भी देख लेते हैं, जैसे एक है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, ये किस शासक की है? तो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त जो है, इसका होता है संधि विग्रहिक। ठीक है दोस्तों, संधि विग्रहिक जो है, ये गुप्त काल में एक पद होता था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के समय में संधि विग्रहिक के पद पर था कौन? तो याद रखेंगे, हरिशेर। ठीक है, हरिशेर। ठीक है, तो ये जो हरिशेर है, इस हरिशेर के द्वारा ये प्रयाग प्रशस्ति जो है खुदवाई गई है, और इस प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के संबंध में तमाम जानकारियां मिलती। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर देखेंगे तो बहुत सारे अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अभिलेख, ठीक है, वो हम लोगों ने जाने। ठीक है, फिर इसके अतिरिक्त अगर देखेंगे तो जो भी अभिलेख बचे हुए हैं, जब हम लोग धीरे धीरे करके चैप्टर को आगे शुरू करेंगे, तो चैप्टर के दौरान उन अभिलेखों के नाम आते रहेंगे और उनके संबंध में जानकारियां लेते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभिलेखों के संबंध में जो है, एक बात और हम लोग कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, जैसे सम्राट अशोक। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना कि सम्राट अशोक ने भारत में अभिलेख खुदवाने की प्रथा को जन्म दिया। ठीक है, और सम्राट अशोक के द्वारा जो है, बहुत सारे अभिलेख जो है बड़े बड़े पत्थरों पर खुदवाए गए। इसके अलावा पत्थरों को तराश करके या काट करके खंभे नुमा आकृति दे करके जो है, उस पर खुदवाए गए, जिसको स्तंभ लेख कहा जाता है। या अशोक के द्वारा जो है, तमाम गुफाओं पर भी लेख खुदवाए गए। तो इस संबंध में हम लोग ऊपर ऊपर से थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। बाकी इसके संबंध में अच्छे तरीके से हम लोग, ठीक है, जब सम्राट अशोक का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर लेंगे। ठीक है, तो अशोक के अभिलेख की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज कि अशोक के अभिलेखों की भाषा, ठीक है, क्या है? तो याद रखेंगे, अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ठीक है, भाषा प्राकृत, ठीक है, दूसरा आरमेइक, आरमेइक लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तीसरा खरोष्ठी लिपि का प्रयोग मिलता है। ठीक है, इसके अलावा चौथा ग्रीक भाषा का प्रयोग मिलता है। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों को अगर देखेंगे तो उसके अभिलेखों की चार भाषाएं नजर आएंगी। ठीक है, एक है ब्राह्मी लिपि, प्राकृत भाषा। इसके अलावा आरमेइक लिपि का प्रयोग किया गया है, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है, और ग्रीक भाषा का प्रयोग किया गया है। जिसमें अशोक के जितने भी अभिलेख मिलते हैं, उन अभिलेखों में अगर देखेंगे तो ज्यादातर किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो प्राकृत भाषा और लिपि ब्राह्मी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अशोक के अधिकतर अभिलेख इसी भाषा में प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है, इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अशोक के जो अभिलेख हैं,
ठीक है। उनको कितने भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं? ठीक है। तो अशोक के कुछ अभिलेख हैं जिनको कहा जाता है शिलालेख। शिलालेख। ठीक है। शिलालेख का मतलब कि अशोक के द्वारा जो है कुछ बड़े बड़े शिलाओं पर अभिलेख खुदवाए गए और उन्हें ही शिलालेख कहा जाता है। और इन शिलालेखों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ हैं छोटे पत्थर यानी कि लघु शिलालेख। शिलालेख। और कुछ हैं बड़े पत्थर यानी कि बृहद शिलालेख। शिलालेख। ठीक है। फिर उसके बाद जो है दूसरा है स्तंभ लेख। ठीक है। तो स्तंभ लेखों की अगर हम बात करते हैं तो स्तंभ लेख भी जो है लघु है यानी कि लघु स्तंभ लेख है। और इसके साथ ही साथ जो है बृहद यानी कि दीर्घ स्तंभ लेख भी मिलते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा याद रखेंगे गुहा लेख। ठीक है। और गुहा लेख में याद रखेंगे जैसे कर्ण, चौपाल, सुदामा और विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी है ना। ठीक है। तो अशोक के लघु शिलालेख कौन कौन से हैं, या अशोक के दीर्घ शिलालेख कौन कौन से हैं, या अशोक के लघु स्तंभ लेख कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, या बृहद स्तंभ लेख जो है कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, या गुहा लेखों से क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं, ये सभी चीजों को जो है हम लोग सम्राट अशोक के चैप्टर में जानेंगे। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज हम लोग अपनी ये क्लास खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।